मैं उमेश पांडे, जीआईसी इटई रामपुर बलरामपुर से। हमारा जो टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये क्लास 12th का है। इसका पूर्व लेक्चर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे था वो हमने इसके पूर्व लेक्चर में बताया है। अब इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और 12th के लिए भी। तो हम पहले वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जानते हैं। तो जरा यहाँ पर पहले हम चर्चा करते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। पहले हम स्पेक्ट्रम जान लें और फिर हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जान लें। स्पेक्ट्रम क्या है? अभी स्पेक्ट्रम, ये जो तरंगों का स्पेक्ट्रम हमारा तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति यानी जब कोई तरंग किसी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में घटते या बढ़ते, तरंग दैर्ध्य ही ले लिया तो तरंग दैर्ध्य मान लीजिए इधर जाने पर बढ़ती है तो आवृत्ति जैसे उसका उल्टा होता है। तो किसी भी तरंग को तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो वही जो क्रमित व्यूह है, क्रमित रचना है, उसी रचना को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। एक जनरल एग्जांपल आप देखिए कि जो हमारा विबग्योर है, ये विबग्योर हमारा जो सनलाइट है या दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है? दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। विबग्योर क्या है? दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। विबग्योर को देखिए तो इधर लोएस्ट वेवलेंथ और इधर हाईएस्ट वेवलेंथ, जिसे आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के क्रम को दिखाएंगे। यानी स्पेक्ट्रम किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति का क्रमित अरेंजमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। शुरुआत में जब मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था, उस समय हमारा सनलाइट विबग्योर नहीं पता था। उसके बाद क्रमिक में मार्कोनी, जेसी बोस, हर्ट्ज, तमाम वैज्ञानिकों ने बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों को खोजा। अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो बहुत आसान सा वर्क है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यानी जो हमारे पास जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के क्रम में हम अरेंज कर दें, वही अरेंजमेंट ही हमारा क्या है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ध्यान दें कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित कर दें और वही हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिएगा बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को वास्तव में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी निकटवर्ती वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच कोई विभाजनकारी रेखा नहीं खींच सकते, यानी उनका डिवाइडिंग हम नहीं कर सकते, रेखा नहीं खींच सकते। केवल इनके उत्पादन और गुणों के आधार पर ही इनमें विभेदन करेंगे। ये हमारे पास देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है। आप देखें तो इधर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य हमारा बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। हम एक बात करें राइट टू लेफ्ट आए तो आप देखेंगे तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, जस्ट दोनों अपोजिट होते हैं और आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आप देखिए गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम
और आप जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट में वेव है उसकी एनर्जी ज्यादा, जो हमारे पास राइट में वेव है उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों में गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर हमारा, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव या लॉन्ग रेडियो वेव आपके पास स्पेक्ट्रम के पार्ट है। कुछ जगहों पर ऊपर क्लास में गामा रे के लेफ्ट साइड में कॉस्मिक रे भी बताया गया है, बट इंटरमीडिएट में गामा रे तक का पार्ट है। अब हम इन सारी तरंगों को, जिनको हमने लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित किया है, इनके गुण क्या है, इनके तरंग दैर्घ्य क्या है, इनका यूज कहां होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर भी फाइनली देखिए, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य की व्यवस्था है। आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करना है। अब हम बात करते हैं राइट साइड से देखें तो रेडियो वेव आपने सुना है, ये रेडियो तरंगे, ये एक अच्छा सा प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में अक्सर आता है कि रेडियो तरंगों का यूज हम कहां करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो तरंगों की हमारी फ्रीक्वेंसी या तरंग दैर्घ्य कितनी है। तो देखिएगा, रेडियो तरंगों को आपने दो प्रकार से बांटा है। एक आपने कहा है लघु रेडियो तरंगे और एक आपने कहा है दीर्घ रेडियो तरंगे। क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया गया है थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए। देखिए, जो लघु रेडियो तरंगे हैं, ये आपकी जो लघु रेडियो तरंगे हैं, ये तरंगे कहां यूज होती हैं? ये तरंगे हमारे पास टीवी, मोबाइल, रेडियो, इनके संचार में यूज होती है। किसके लिए? मोबाइल में थोड़ा उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, टीवी, मोबाइल और रेडियो के प्रसारण में इन तरंगों का यूज आप करते हैं। दीर्घ तरंगों का ये नौसंचालन, नेविगेशन के लिए, और जो पुलिस रेडियो होता है इसमें भी हम क्या करते हैं, इन दीर्घ तरंगों का यूज करते हैं। अब एक प्रश्न यूपी बोर्ड में अक्सर आता है कि टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी तरंगे यूज की जाती हैं? तो उसका उत्तर है रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे यूज की जाती हैं? रेडियो तरंगे। अब बात करें इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप देखें तो इनकी वेवलेंथ आपके पास है 10 पावर माइनस 1 से 10 पावर माइनस 1 मीटर से लेकर के और 10 पावर 3 या 3 मीटर तक ये आपके पास दूसरी है, और एक है 10 की पावर 3 से एंड सो ऑन 10 की पावर 7 या इससे अधिक, जो कि दीर्घ रेडियो है। अभी इनकी फ्रीक्वेंसी बात करें, अभी हम इनकी फ्रीक्वेंसी को बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इनकी जो होती है वो आवृत्ति है 10 की पावर 9 हर्ट्ज से कम। क्या होती है? 10 की पावर 9 हर्ट्ज से कम होती है। ये किससे उत्पन्न होती है? दोलित्र वैद्युत परिपथ से। दोलित्र वैद्युत परिपथ से। इसको किसने आविष्कार किया? तो यहां पर बता दें आपको, मार्कोनी, जिसकी चर्चा आप परिचय जानते हैं इनके बारे में। तो प्लीज, रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स है? रेडियो वेव की वेवलेंथ 10 पावर माइनस 1 मीटर से 10 पावर 3 मीटर, और लॉन्ग रेडियो वेव की 10 पावर 3 से 10 पावर 7 मीटर। 10 पावर 9 हर्ट्ज से कम इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, टीवी, मोबाइल, रेडियो संचरण में लघु रेडियो तरंगों का यूज, नौ संचालन, नेविगेशन और पुलिस रेडियो में दीर्घ रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। ये दोलित्र वैद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है। तो एक अच्छा सा प्रश्न कि टीवी प्रसारण में, मोबाइल या रेडियो प्रसारण में किन तरंगों का यूज करते हैं? तो इसका उत्तर है रेडियो तरंगे। अब हम इसके लेफ्ट साइड में आते हैं तो एक है सूक्ष्म तरंगे। अब आपके पास मन में प्रश्न होगा, माइक्रोवेव क्या है? ये माइक्रोवेव कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका वर्क है निर्वात नलिकाओं से। ध्यान दीजिएगा, निर्वात नलिकाओं से। इन नलिकाओं के कुछ एग्जाम्पल हैं, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, जो कि उच्च क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इनसे सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती हैं।
अब बात करें कि इन सूक्ष्म तरंगों की हम वेवलेंथ की बात करें तो आप देखेंगे इन सूक्ष्म तरंगों की वेवलेंथ आपकी है लैम्डा इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 से 10 पावर माइनस 1 मीटर तक। आप बात करें इनकी जो आवृत्ति है वो 10 पावर 9 हर्ट्ज से 10 पावर 12 हर्ट्ज तक है। ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? ये तरंगे निर्वातित तरीकाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनके एग्जाम्पल है क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। सबसे बड़ा यूज, बहुत अच्छा वर्क है रडार संचालन में। अब बात करें रडार संचालन क्या होता है, जरा आप ध्यान दें। जो हमारे पास विमान संचालन में जो सिग्नल के लेन देन की प्रक्रिया होती है वो रडार से होता है। तो रडार एक डिवाइस है जो सूक्ष्म तरंगों के वर्क पर आधारित है और इससे हम विमान संचालन की प्रक्रिया को यूज करते हैं। आपने अक्सर आजकल सुना होगा माइक्रोवेव। क्या नाम सुना है? माइक्रोवेव ओवन। ये माइक्रोवेव ओवन क्या है? माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा ओवन है, ओवन तो आप जानते हैं चूल्हा, इसका मतलब ये गर्म करने के लिए यूज होता है, खाना गर्म रखने के लिए। तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव उत्पन्न की जाती है। ये माइक्रोवेव क्या करती है? ये माइक्रोवेव ओवन में रखे कोई भी मटेरियल हो खाने का जिसमें जल हो, उसको क्या कर देती है? उसको रेजोनेंट कर देती हैं, क्योंकि जो जल के अणु की दोलन आवृत्ति होती है वो लगभग 3 गीगाहर्ट्ज होती है। और आप जानते हैं माइक्रोवेव की भी आवृत्ति इसी के क्रम की होती है। और जब आप माइक्रोवेव उत्पन्न करेंगे तो माइक्रोवेव ओवन के भीतर जो भी मटेरियल रखा होगा उसके जल के अणु उच्च आवृत्ति के दोलन करेंगे। दोलन करने से उनको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी पड़ोसी अणुओं से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस प्रकार रखा हुआ मटेरियल क्या होता है? गर्म हो जाता है। बड़ी बात यहां पर है कि माइक्रोवेव ओवन में हमको धातु का बर्तन यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चालन होने के कारण झटका लग सकता है। मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे, बहुत आसान रहेगा। एक बड़ी बात है कि जिस भी स्थान, मान लीजिए माइक्रोवेव आपके पास है, इस माइक्रोवेव में जिस भी स्थान पर वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रही हो वहीं पर आपको जो भी मटेरियल गर्म करना है वो रखें। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये डायरेक्ट जल के अणुओं को एनर्जी देगा तो एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। जबकि जनरल चूल्हे में क्या होता है, एनर्जी विभिन्न भागों में जाती है, जबकि खाने वाली चीज के लिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो सबसे बड़ा वर्क है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव ओवन में खाने को गर्म करने के लिए या पकाने के लिए। तो सूक्ष्म तरंगे रडार संचालन में और माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है। अब इसके बगल में हमारे पास अगली वेव है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरण। जिसे हम IR रेज के नाम से जानते हैं। ये अवरक्त किरणें क्या है? ये उच्च ताप के पिंडों से उत्पन्न होती हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु एवं अणुओं के कंपन से प्लीज, तो इनके उत्पत्ति का स्रोत क्या है? परमाणु एवं अणुओं के कंपन से उत्पन्न होते हैं। आप देखें तो इनकी जो वेवलेंथ है 10 पावर माइनस 3 से लेकर के 7.8, कुछ जगहों पर 7.5 कहा गया है, इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर तक। इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इनकी 10 पावर 12 हर्ट्ज से अप्रोक्सीमेट 10 पावर 14 हर्ट्ज तक है। तो परमाणुओं और अणुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन तरंगों का जो यूज है, अब ये यूज कहाँ है? आप जानते हैं कि ये तरंगे जल के अणुओं द्वारा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो उससे उष्मा प्रदान करेंगी, इसलिए इन्हें ऊष्मा किरणें भी नाम से जानते हैं। यानी एक बहुत अच्छा वर्क है कि इंफ्रारेड रेज हीट उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? हीट उत्पन्न करती है। इसीलिए इनका यूज टीवी, VCR के रिमोट में करते हैं। किसमें करते हैं? टीवी, VCR के रिमोट में करते हैं। दूसरा यूज हम इसका कहां कर सकते हैं? आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा होगा। तो IR रेज ये कांच द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगी, रोक दी जाएंगी, और ये क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो जो हरित गृह बनाए जाते हैं या ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं उनमें ऊष्मा
उत्पन्न करने के लिए IR रेज को हम लोग यूज करते हैं। अब ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए IR रेज को यूज करते हैं। एक है कोहरे और धुंध में देखने के लिए भी IR रेज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोहरे और धुंध में इस रेज से हम आर पार देख सकते हैं, तो जो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। अब बात करें अवरक्त किरणों के बाद में हमारे पास आता है दृश्य प्रकाश। आप जानते हैं दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम विबग्योर, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। आप बात करें ये कैसे उत्पन्न होती हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी हमारा अणु जब एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाता है और फिर 10⁻⁸ सेकेंड बाद लोअर एनर्जी लेवल को आता है, तो इस समय ये विजिबल रेज को क्या करता है, उत्पन्न करता है। आप जानते हैं इनका यूज किसमें है, देखने में, वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में आप करते हैं। तो दृश्य प्रकाश अणुओं के एक्साइट होने पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है उससे आपकी विजिबल रेज उत्पन्न होती हैं, जो वस्तुओं को देखने के काम आती है। अब इसके बाद जो हमारा अगला वर्क है यूवी रेज है। कौन सी रेज है, यूवी रेज है। ये परावैंगनी किरणें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये परावैंगनी किरणें हमारी कैसे उत्पन्न होती हैं और इन पर ध्यान दें। ये विशिष्ट प्रकार के गर्म पिंडों द्वारा, आप देखेंगे एग्जाम्पल बहुत आसान सा है, सूर्य से परावैंगनी किरणें उत्पन्न होंगी। और भी विद्युत लैंपों द्वारा विशिष्ट प्रकार के लैंप होते हैं, उनसे परावैंगनी किरणों का आप परावैंगनी किरणों को उत्पन्न कर सकते हैं। आप परावैंगनी किरणों की वेवलेंथ को देखें तो 10⁻⁻9 मीटर, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 मीटर तक। और इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10⁻14 से 10⁻17 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो यह उत्पत्ति कैसे होती है, विशिष्ट प्रकार के लैंपों से। और किससे उत्पत्ति होती है इनकी, सूर्य से। आप जानते हैं ओजोन परत जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। यदि एब्जॉर्ब ना करें तो त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को हो सकते हैं। और आजकल समस्या ओजोन परत के क्षरण के लिए भी बनी हुई है। फिर भी हम यहाँ पर आते हैं, एक हमने कहा विशिष्ट प्रकार के लैंप। आज आपने अपने घरों में देखा होगा आरओ लगा होगा घर में। आरओ में भी यदि आप देखें तो उसमें यूवी लैंप लगा होता है। अच्छे आरओ में यूवी लैंप क्या करता है, जल के जीवाणुओं को मारता है। किसको मारता है, जल के जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अब आप बताइए यूवी रेज का यूज कहां हो गया, आरओ में। आरओ का मतलब जल के शोधन में। बहुत अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी वैसे एग्जाम्पल है कि यूवी रेज द्वारा जल का शोधन भी आप करते हैं। किसके, यूवी रेज द्वारा क्या करते हैं आप, जल का शोधन भी करते हैं। आप इसके द्वारा नेत्र की शल्य क्रिया भी कर सकते हैं। तो प्लीज परावैंगनी किरणों का जो मेन यूज है आप देख रहे हैं, जल के जीवाणुओं को मारने में, शल्य चिकित्सा में। इनका सोर्स क्या है, विशिष्ट प्रकार के लैंप इसे उत्पन्न करते हैं। सूर्य से भी परावैंगनी किरणें आती हैं, बट ओजोन परत द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रोक ली जाती है। यदि ये किरणें आएंगी तो मनुष्य नुकसान। अब बात करते हैं एक्स रेज। ये देखिएगा एक्स रेज भी हमारी, इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻17 हर्ट्ज से 10⁻21 हर्ट्ज तक। और इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻12 मीटर तक। आप जानते हैं कि एक्स रे कैसे उत्पन्न होती हैं, जब कोई उच्च द्रव्यमांक या उच्च गलनांक की कोई धातु होगी और इस पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाए या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च गलनांक वाली धातु से टकराएं तो एक्सरेज निकलती है। एक्सरेज का बहुत सारा यूज आप जानते हैं। एक्सरे कराने जाइए, शल्य चिकित्सा में भी इनका होता है। शल्य चिकित्सा में
एक्सरे तो आप जानते हैं रेडियोग्राफी आपका है, शल्य चिकित्सा में, एक्सरे में, इंजीनियरिंग में भी इनका होता है, इंजीनियरिंग में, उद्योगों में भी इनका होता है। अभी कोई पुल के भीतर दरार वगैरह हो तो इनमें एक्सरे का यूज किया जाएगा। और आप जानते हैं एक्सरे टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने में, तो एक्सरे का यूज शल्य चिकित्सा में, इंजीनियरिंग और उद्योगों में एक्सरे का यूज करते हैं। इसके बाद एक रेज आपके पास है गामा रेज। तो ये गामा रेज क्या है? गामा रेज आप जानते हैं कि जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, तो अल्फा बीटा गामा का आपने नाम सुना होगा, अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा। ये जो गामा किरणें वही गामा किरणें हैं। तो ये कैसे रेडियो एक्टिव विघटन में उत्पन्न होती हैं? ये वास्तव में होती कैसे होंगी? तो नाभिक के भीतर, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाभिक के भीतर से ये किरणें आपकी निकलती हैं, नाभिक के भीतर से आपकी गामा किरणें आपकी निकलती हैं। इनकी पेंट्रेटिंग पावर बहुत अधिक होती है और इनका यूज कैंसर के इलाज में, नाभिक की संरचना में, आप एक्सरे का भी यूज कैंसर के इलाज में कर सकते हैं, सब कुछ नहीं। और इनकी वेवलेंथ की बात करें तो 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर और इससे भी अधिक, और 10⁻21 हर्ट्ज से 10⁻23 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगे थी, जिनका क्या यूज है, कैसे वो उत्पन्न होती हैं। एक समरी में देखिए, बहुत सरल शब्दों में पुनः मैं रिवाइजन करवा रहा हूं कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वैद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के घटते अथवा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो जो आपके पास रचना मिलेगी, जो आपका क्रम मिलेगा, वही क्रम क्या है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके बीच कोई डिवाइडिंग लाइंस नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि एक की जो वेवलेंथ है दूसरे में ओवरलैप होती है। फिर भी कुछ वर्गीकरण हम कर लेते हैं और इनके सामान्य यूज को जान लेते हैं। आप हमारे पास यूपी बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी ऊर्जा कम। तो अभी कोई पूछ ले सबसे अधिक ऊर्जा किस तरंग की होती है, तो गामा किरणों की होती है, उसके बाद एक्सरे की। तो जिसके ज्यादा ऊर्जा उसकी वेधन क्षमता ज्यादा। प्रश्न ये बार बार आ रहा है कि टीवी रेडियो के संचालन में कौन सी तरंगे यूज करते हैं, उसकी क्या तरंग दैर्घ्य होती है, तो रेडियो तरंग है। माइक्रोवेव जो कि आप या विमान संचालन के लिए, ऐसे इंफ्रारेड, इन सारी तरंगों का यूज भी आपसे चर्चा किया गया है। इस प्रकार हमारा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम